हेलो एंड वेलकम टू दिस वेरी स्पेशल शो। और ये स्पेशल इसलिए है क्योंकि डिसइन्वेस्टमेंट इस साल का एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। इनफैक्ट एक बड़ा डिसइन्वेस्टमेंट सरकार ने किया एयर इंडिया का, और उसके बाद अब उम्मीद है और भी कुछ बड़े डिसइन्वेस्टमेंट्स इस साल पूरे होंगे और अगले साल। वेल, टू टॉक मोर अबाउट दिस मेरे साथ इस वक्त डिसइन्वेस्टमेंट सेक्रेटरी, दीपम सेक्रेटरी मिस्टर तुहीन कांता पांडे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमें समय देने के लिए। स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। पहला सवाल सर, डिसइन्वेस्टमेंट को लेकर जितनी एक चिंताएं थी, लगता था कि क्या सरकार पूरा जो टारगेट है वो कर पाएगी या नहीं, सडनली जो अब हमने एक अपस्विंग देखा, आई एम श्योर इसके पहले काम हो रहा था बट उसके रिजल्ट्स अब आने शुरू दिख रहे हैं। एयर इंडिया की मैं बात कर रही हूँ, उसके अलावा अभी हाल ही में आपने CL की अनाउंसमेंट की, वहाँ पर डिसइन्वेस्टमेंट हो रहा है। पेस अच्छा पकड़ लिया है सर। टारगेट है 1.75 लाख करोड़ रुपीज़, क्या अचीवेबल होगा सर इस साल के लिए? देखिए, टारगेट तो बजट के शुरू में किया जाता है, उसके बाद हमारी काफ़ी दिक्कतें आई, जैसे आपको मालूम है कोविड सेकेंड वेव और उसकी अनसर्टेनिटी। फॉर्चुनेटली उससे हम उभरे और डिसइन्वेस्टमेंट ट्रांजैक्शंस जो हैं वो रिज्यूम की जी। अभी भी कोविड का डर बना हुआ है, नए वेरिएंट्स से भी दिक्कतें आएंगी। इन सब दृष्टि से देखते हुए हम कोशिश कर रहे हैं कि जो भी हमारी ट्रांजैक्शंस चल रही थी जी, उन पे गति आए और वो हम कंक्लूड कर पाएँ। तो उस दृष्टि में मुझे लगता है कि जैसे कुछ गति हुई है और एयर इंडिया का डिसइन्वेस्टमेंट हमने उसमें फाइनलाइज किया, और सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का कल अल्टरनेट मैकेनिज्म ने ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने उसकी मंजूरी दी और वो भी फाइनलाइज हुआ है। बिल्कुल। तो आशा है कि और भी जो 4-5 ट्रांजैक्शंस जो हैं इस फाइनेंशियल ईयर में हम पूरी कर पाएंगे। बिल्कुल सर। तो बिल्कुल मार्केट बहुत ही एंटिसिपेट करता है ये बड़े डिसइन्वेस्टमेंट। सरकार की जो सोच है टू बी नॉट इन बिजनेस एंड ये प्राइवेटाइज किया जाए, अच्छे एसेट्स हैं वो प्राइवेट कंपनीज लें और उसको और बेहतर चलाएं, उसकी एफिशिएंसी बढ़ाएं। एयर इंडिया तो इज़ नाउ डन एंड डस्टेड। नेक्स्ट स्टेप्स में सर जो बिग टिकट आइटम्स हैं, चाहे आप BPCL की बात करें, BEML की बात करें, SCI, कॉनकॉर, ये क्योंकि नाम ऑलरेडी सरकार ने दिए कि इनके ऊपर डिसइन्वेस्टमेंट का काम शुरू हो गया। एक एक करके सर हम सबके बारे में एक अपडेट लेना चाहेंगे, समझना चाहेंगे एग्जैक्टली वो कौन सी स्टेजेस में और अब और कितना समय लगेगा उसको कंक्लूड होने में। तो एक एक से हम शुरुआत कर सकते हैं। मे बी लेट्स स्टार्ट विद BEML सर। देखिए, BEML में तो हमारा ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस बहुत एडवांस स्टेज में है और फाइनेंशियल बिडिंग की स्टेज में वो आ गया है। तो इससे मुझे आशा है कि जनवरी में उसकी फाइनेंशियल बिड्स आने की हमें आशा है। ओके, तो इस साल ये कंक्लूड होगा? तो इस साल हम लोग फाइनलाइज इसको कर पाएंगे, ऐसी मेरी आशा है। ये आपको ये समझना होगा कि जो भी हमारी बिडिंग्स हैं या जो भी ये थ्रू कंपेटिटिव बिडिंग प्रोसेस होता है और इसमें हम वी कैन डू एज मच, लेकिन उसके बाद ये काफ़ी कुछ निर्भर करता है कि जो बिडर्स आए हैं वो उसमें इंटरेस्ट लेके उसमें अच्छी बिड्स अपनी दें, ताकि रिजर्व प्राइस आप एक सेट करेंगे। रिजर्व प्राइस तो हम अलग से करते हैं आफ्टर द फाइनेंशियल बिड्स आर लॉक्ड इन। और उसका कारण इसलिए है कि मतलब जो फाइनेंशियल बिडर है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से उनको बेस्ट प्राइस अपना देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। सो देयर इज नथिंग कॉल्ड फ्लोर फॉर देम, वी वांट अ स्काई फॉर देम, यू नो, सो दैट वी गेट द बेस्ट वैल्यू फॉर मनी। और इसलिए उस चीज़ का कि क्या रिजर्व प्राइस आने वाला है उसका आभास किसी को भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल हमारे प्रोसेस में भी नहीं होना चाहिए। इसलिए जब वो फाइनेंशियल बिड्स लॉक्ड इन हो जाती हैं उसके बाद ही हम रिजर्व प्राइस फिक्स करते हैं, जो कि एक इंडिपेंडेंट प्रोसेस है। और उस प्रोसेस के लिए हम लोग जो प्रोफेशनल वैल्यूअर्स हैं, ट्रांजैक्शन वैल्यूअर्स हैं, एसेट वैल्यूअर्स हैं, यानी कि दो अलग अलग उसमें भी प्रोफेशनल्स होते हैं जी, ताकि एक ट्रायंगुलेशन मेथड से हमको सब एक 360 डिग्री व्यू मिले कि बिकॉज कई मेथडोलॉजीज हैं और हमारी उसमें भी हैं, तो डिफरेंट मेथडोलॉजीज से क्या प्राइसिंग आ रही है और उसके बेसिस पे एक कमेटी जो है वो निर्णय लेती है बेस्ड ऑन द प्रोफेशनल एडवाइस। श्योर, एंड आई थिंक ये आपने दिखाया है थ्रू एयर इंडिया, जिस तरह से मैकेनिज्म
वहाँ पर लिया गया, वही आई थिंक यू आर अडॉप्टिंग एंड दैट रियली रीच्ड अ कंक्लूजन। तो हमने देखा किस तरह काम हुआ। श्योर, तो ये तो बेमेल की बात हुई सर। SCI कॉनकॉर सर, वहाँ पर क्या अपडेट्स हैं? शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में भी लगभग वही स्थिति है जी, जिसमें कि ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस बहुत एडवांस स्टेज में है जी, और वहाँ पे भी हम जनवरी में फाइनेंशियल बिडिंग लेने की स्थिति में आ गए हैं। ओके, तो दिस इज गोइंग हैंड इन हैंड, तो मतलब हम मान सकते हैं कि बेमेल एंड SCI तो एटलीस्ट आगे बढ़ रहे हैं। और इन दोनों ही बेमेल में और शिपिंग कॉरपोरेशन में एक और इशू डीमर्जर का भी है जी, जिसमें कि जैसे बेमेल में एक जो उनकी जो सरप्लस लैंड थी उसको अलग से कर लिया गया है और उसको एक नई सब्सिडरी में डाल के वो जो एसेट्स हैं उसके लिए जो डीमर्जर प्रोसेस है वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में उसका उन्होंने सबमिशन कर दिया है। ट्रू सर। तो शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में भी वो प्रक्रिया शुरू हो गई है। एक उसमें भी जो उनके जो नॉन कोर एसेट्स हैं, सरप्लस एसेट्स हैं, उनको एक अलग सब्सिडरी में डाल के उसका डीमर्जर करने में वो आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, सो दिस इज प्रोसेस ऑफ कोर्स एज वी गो अलोंग, बट ये दोनों ही इस साल पूरे होने की उम्मीद है। तो ये एक क्लैरिटी हमें मिली है इन दोनों के बारे में। सर, BPCL पर बड़ी लोग बात कर रहे हैं कि शायद इस साल पूरा ना हो पाए। आर देयर जेन्युइन कंसर्न सर? BPCL की क्या अपडेट है सर? देखिए, BPCL अभी ड्यू डिलिजेंस स्टेज में है, तो अभी हम इस स्थिति में वो ये नहीं हैं कहने के कि कब तक हम फाइनेंशियल बिड ला पाएंगे। तो जैसे हमने बताया कि जो M&A ट्रांजैक्शंस होती हैं ये थोड़ी टाइम टेकिंग होती हैं। इसमें जो भी बिडर्स हैं वो काफ़ी अनुध्यान करते हैं और यदि बड़ी ट्रांजैक्शंस हैं तो ऑब्वियसली उसमें और भी ज़्यादा वक्त लगता है। तो ये इसमें कंफर्ट आना ज़रूरी है मल्टीपल बिडर्स का, क्योंकि वही हमारा इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है कंपैटिटिव बिडिंग। तो जब तक वो कंफर्ट नहीं आता तो हम फाइनेंशियल बिड्स को हेसन नहीं कर सकते। ऑलराइट, सो तो ये 3 चीज़ों की बात हुई सर। एक आया अपना कॉनकॉर, वहाँ क्या अपडेट है सर? कॉनकॉर में स्थिति मैंने पहले भी स्पष्ट की थी कि उसमें हमारा जो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट हम अभी ला नहीं पाए हैं और उसमें एक क्रिटिकल क्वेश्चन है कि उसमें जो उसकी लैंड लीज पॉलिसी है कॉनकॉर के लिए वो ठीक तरह से हो जाए और उसमें आई थिंक मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज कार्य कर रही है। सर, तो समय ज़्यादा लग गया वहाँ, तो इसलिए सवाल उठते हैं कि वाकई वहाँ पे आई थिंक लैंड लीज पॉलिसी के मतलब कोई भी चीज़ लैंड से जुड़ी होती है शायद वो थोड़ी प्रक्रिया जटिल होती है। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज उस पर हमारे इंफॉर्मेशन जो हमें है जी सूचना, हमारी सूचना के हिसाब से वो लोग काम कर। ओके, तो इस साल ना हो तो स्पिल ओवर होकर अगले साल के लिए पुश होगा, लगता है जी जी। ओके, सो कॉनकॉर इस साल नहीं बट अगले साल के लिए वो तो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट अभी नहीं आया तो उतना अभी लगता नहीं कि तो ये कुछ है सर जो चीज़ें डेफिनेटली कंक्लूड होंगी जो हमने पहले बात की। इसके अलावा आपने अभी MTNL BSNL की प्रॉपर्टीज नहीं, इसके अलावा मैं और ये भी कहना चाहूँगा जैसे पवन हंस है, पवन हंस में भी जो क्योंकि 3 बार वो ट्रांजेक्शन्स पहले रन कर चुकी है, ये 4th इटरेशन 4th अटेम्प्ट हम कर रहे हैं। तो इस बार हमें आशा है कि उसकी फाइनेंशियल बिडिंग भी दिसंबर में हो जाएगी। ओके, और सिमिलरली NINL सर, नीलाचल इस्पात की भी फाइनेंशियल बिडिंग हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि दिसंबर में हो जाएगी। बट ये 5-6 जो आपने नाम कहे और यही इसी डायरेक्शन में है कि अगर ये कंक्लूड हो जाते हैं तो यू विल मीट इन दैट सेंस द टारगेट दैट यू सेट आउट। और दूसरा हमारा जो मेन वो है LIC IPO जिसकी ओर हम कर रहे हैं और आई थिंक वो हमारा सबसे बड़ा ट्रांजैक्शन है। इसी साल होएगा सर? इसी साल मतलब 21-22 के लास्ट क्वार्टर में हम लोग उसके लिए प्रयासरत हैं। ओके, ग्रेट। सो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको बिजी रखेंगी अगले कुछ महीने। वो सबसे बड़ा ट्रांजैक्शन, ये सबसे बड़ा, बिल्कुल सर, ऑफ कोर्स पूरा मार्केट भी बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहा है। बड़ा IPO होगा जब आएगा। MTNL एंड BSNL की कुछ प्रॉपर्टीज़ आपने एसेट मोनेटाइजेशन के फॉर्म में अनाउंस की हैं, वो उस पर कुछ सर आगे अपडेट्स है? कुछ अच्छे प्रॉस्पेक्ट्स मिल रहे हैं? बिकॉज ऑब्वियसली द राइट वैल्यूएशन आपको मिलनी चाहिए उनकी, तभी आप उसको आगे प्रोसीड करें। वो उस प्रोसेस में आई थिंक प्री बिड कॉन्फ्रेंस वगैरह ऑर्गेनाइज की हुई हैं MTNL BSNL ने,
वो इन्वेस्टर्स रोड शोज़ भी कर रहे हैं। उसका जो मैकेनिज्म होगा वो थोड़ा डिफरेंट तरीके का होगा क्योंकि वो लैंड है। Exactly. तो इट इज़ नॉट अ रनिंग कंपनी, इट इज़ बेसिकली अ सिंपल एसेट। तो उसके लिए एक फ्लोर प्राइस की व्यवस्था होगी, बेस प्राइस की, और उसके बाद एक ई टेंडर कम ई ऑक्शन का मॉडल अपनाया जाएगा जो कि MSTC में तैयार हो चुका है। और उसी में ही वो प्रोसेस आगे होगा। सर उसकी टाइमलाइंस? उसकी तो टाइमलाइन वो है, आई थिंक उसी में ही बिडर में है। पहले बिड कॉन्फ्रेंस के बाद जी, जब बिड कॉन्फ्रेंस के बाद उसमें बिडिंग के लिए जब लोगों का वो हो जाएगा तो वो बिडिंग आ जाएगा। राइट, बट ये तो फर्स्ट चंक है ना सर, बिकॉज MTNL BSNL के पास तो बहुत सारी लैंड है जी, और बहुत एसेट्स है जी। ये आई थिंक इस फ्रेमवर्क के अंडर ये पहली ट्रांजैक्शन है MTNL BSNL के जो एसेट्स जा रहे हैं, और इसमें सब्सिक्वेंट कई सारे एसेट्स टू फॉलो हैं जी। ऑफ द सेम कंपनीज और ऑफ डिफरेंट कंपनीज? ऑफ द सेम कंपनी, बट द सेम प्रोसेस विल आल्सो बी फॉलोड फॉर अदर कंपनीज। सर दो पब्लिक सेक्टर बैंक्स को प्राइवेटाइज करने की भी बात है, इसी साल लिया गया था ये टारगेट। बिल ऑफ कोर्स इज पेंडिंग इन द पार्लियामेंट। अगर एक बार वो पास हो जाता है तो क्या इस साल संभव होगा वो करना, या वो भी स्पिल ओवर होगा अगले साल? डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स उस पर आई थिंक काम कर रहे हैं। पार्लियामेंट को अभी नोटिस दिया है, अभी बिल पार्लियामेंट के पास पहुंचा नहीं है जी। तो उसके बाद ये तो ऑब्वियसली अभी तो हमें नोटिस स्टेज में है। और बट आइडेंटिफाइंग की प्रक्रिया सर हो गई होगी अब तक? नहीं, वो इस तरह से नहीं होगा। जब तक हमें पार्लियामेंट से एनेबलमेंट नहीं होता है तो उसकी आगे प्रक्रिया तभी बढ़ेगी जब लॉ इज पास्ड। ओके, बट आई एम जस्ट सेइंग सर, वो तो एक प्रोसीजरल काम है, वही सबसे बड़ा काम है पहले तो। बट उसके बाद का प्रोसीजर तो उसी के बाद शुरू हो सकता है। सर एंड्रयू यूल एंड बामर लॉरी, ये कुछ कंपनीज हैं जो सरकार ने आइडेंटिफाई की, हाँ वाकई इनमें उनका कोई रियल बिजनेस नहीं है और इनको बेच दिया जाए या इनका किस तरह से प्राइवेटाइज किया जाए। वहाँ पर सर कुछ अपडेट्स है? ऐसी कुछ कंपनीज आइडेंटिफाई हो रही है ओवर एंड अबव जो आप कर रहे हैं? ऐसी कंपनीज पर क्या? जैसा मैंने बताया स्वाति जी कि वो ये तो प्रक्रिया जब निर्णय पे आ जाती हैं तभी हम आपको सूचित कर पाएंगे, क्योंकि इस तरह से स्पेसिफिक किसी कंपनी के नाम के बारे में मैं नहीं बता पाऊंगा आपको जी। ओके, बट इस पर हम अभी समझे कि सरकार बट कॉन्स्टेंटली देख रही है और कुछ ना कुछ, देखिए पॉलिसी है आपके सामने, तो उस पॉलिसी के तहत, वो पॉलिसी तो मीडियम टर्म पॉलिसी है, तो ऐसा तो नहीं है कि कि एक ही दिन में आप कुछ भी कर पाएँ या एक ही साल में कुछ कर पाएँ। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है और तब तक जो PSCs हैं उनके भी वर्किंग भी ठीक ही रहनी चाहिए, क्योंकि जब तक आप द होल पर्पस हमारा जो वैल्यू मैक्सिमाइजेशन डिसइन्वेस्टमेंट का है, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव है कि जो एम्प्लॉयमेंट और इकोनॉमिक पोटेंशियल ऑफ एंटरप्राइजेस, वो दोनों कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो, वो अचीव हो। क्योंकि आपका यदि एक एंटरप्राइज सरकार के हाथ में यदि इस ऊंचाई तक जाती है तो क्या वो डबल ऊंचाई तक वो जा सकती है प्राइवेट सेक्टर हैंड में, क्योंकि जो कंस्ट्रेंट सरकार के पास हैं, कैपिटल के भी कंस्ट्रेंट्स हैं। बिल्कुल, क्योंकि कैपिटल सरकार को तरह तरह के और कामों में भी कैपिटल और फंड्स की ज़रूरत है, तो इतना पॉसिबल नहीं है। तो जो भी, और उसी तरह से यदि प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्शन और कैपेसिटी, कैपिटल फॉर्मेशन होगी तो उस हिसाब से जो एम्प्लॉयज़ की संख्या की भी में बढ़ोतरी होगी। बिल्कुल ठीक है, ये तो इस बेसिकली लाइक जो मेक इन इंडिया प्रोग्राम को यदि और आगे बढ़ाना है तो क्या हम उसके पोटेंशियल को आगे बढ़ा रहे हैं कि नहीं। तो ये द पर्पस इज ब्रॉडली दैट, फिस्कल रिसोर्सेज से ज़्यादा ये पर्पस है। समझ गए सर, तो वो आपको बहुत ध्यान में रखते हुए जी तो कोई भी डिसीजन लेना है। जी ओके, डिविडेंड सर लगातार PSUs से हम देख रहे हैं अच्छे इस बार आ रहे हैं। आई थिंक जो आपकी ओवरऑल टारगेट है या नंबर है जो आप देख रहे हैं, काफ़ी हद तक आई थिंक डिविडेंड्स विल प्ले अ बिग रोल सर। डिविडेंड जो है वो हमने, जैसे हमारी कैपिटल मैनेजमेंट पॉलिसी में हमने कंसिस्टेंट डिविडेंड पॉलिसी के बारे में हम आगे बढ़े हैं, और सभी जो हमारे एंटरप्राइजेज़ हैं वो उसकी ओर गौर करते हुए डिविडेंड देते हैं, इंटरिम डिविडेंड की घोषणा करते हैं, मल्टीपल डिविडेंड्स आती हैं rather than one single dividend in 1 year.
तो ये सारी कॉन्शियसनेस है कि शेयर होल्डर्स का मतलब ख्याल रखा जाए। जो भी लिस्टेड कंपनीज़ हैं ये उनका धर्म है कि वो शेयर होल्डर्स का भी ख्याल रखें। और शेयर होल्डर्स सिर्फ सरकारी नहीं है, बिल्कुल, क्योंकि ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जिसमें हम जस्ट 51 में हैं और 49% जो हैं वो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स हैं। बिल्कुल। तो सभी की दृष्टि को देखते हुए, सबके हित को देखते हुए कंपनियां काम करें, ये भी एक इम्पॉर्टेंट सरकार का उद्देश्य है इन मैनेजमेंट ऑफ एंटरप्राइजेस। बिल्कुल सर। 1.75 लाख करोड़, मैं जानती हूँ, आई नो इट्स नॉट गुड टू पिन पॉइंट ऑन अ नंबर, बट जस्ट टू गेट अ सेंस सर, सो दैट ये समझ में आए। आई नो बाय द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर ये सवाल ज़रूर सभी आपसे पूछेंगे और आप भी देखेंगे वो नंबर कितना पहुँचा, सिंस एक टारगेट हमेशा दिया जाता है। आपको लगता है कि ऑफ कोर्स पूरा अगर नहीं होता है तो कहाँ तक हम पहुँच पाएंगे? क्लोजेस्ट नंबर नाउ इन रियल टर्म्स एंड इन रियलिटी जो हम देख रहे हैं विद कोरोना चैलेंजेस एंड अदर थिंग्स, कहाँ सर 1 लाख करोड़, इज़ दैट अचीवेबल और यू थिंक नहीं हो पाएगा? नहीं, देखिए हमारा उद्देश्य भी है कि जो ट्रांजैक्शंस माननीय वित्त मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में कही हैं उनमें से कितनी हम उसको पूरे कर पाते हैं। और ऑब्वियसली यदि हम उनको पूरी कर पाते हैं तो निश्चय ही हम लोग उस टारगेट की ओर आगे बढ़ेंगे। तो टारगेट तो एक राइट इन द बिगिनिंग रखा जाता है जी। और उसके बाद उसको जब अचीवमेंट करने के लिए वो उस हिसाब से इकोसिस्टम, उस हिसाब से ट्रांजैक्शन का क्लोजर होना, उस हिसाब से, और ये सभी एक निहित पद्धति के थ्रू होना है, क्योंकि ये पब्लिक एसेट्स हैं। तो हमें बहुत सभी कंपेटिटिव बिडिंग और सभी प्रोसेसेस का ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना है। तो इसलिए लेकिन रिफॉर्म दृष्टि से ये इम्पोर्टेंट है कि हम लोग जो काफ़ी सालों से जो हम कह रहे हैं कि होगा उसको करना। तो ये आई थिंक रिफॉर्म दृष्टि से इसको हम ज़्यादा देखते हैं डिसइन्वेस्टमेंट को, रादर देन मेयरली लुकिंग एट दिस थिंग नंबर। हाँ, लेकिन यदि ट्रांजैक्शंस पूरी होती हैं तो वो नंबर भी आएगा। बिल्कुल जी। तो 50% सर हो पाएगा इस साल जितना आपने टारगेट नहीं किया? मैं कोई ऐसा गेस हैज़र्ड नहीं कर रहा हूँ जी। नो श्योर, आई मीन आई अंडरस्टैंड सर, इट इज़ नॉट टू जस्ट चेज अ नंबर। इसमें बहुत सारी बातें हैं और कोई मतलब नंबर हमने बस चेज कर लिया और वैल्यूएशन कोई अच्छी नहीं हमारी तरफ से वो पूरी कोशिश है। बट ये डिसइन्वेस्टमेंट में मार्केट फैक्टर्स, कंक्लूजन ऑफ ट्रांजैक्शंस, ये सारे बहुत मान्य रखते हैं कि इट्स नॉट बिकॉज इट्स नॉट बेस्ड ऑन अ सर्टन एक्ट और सर्टन थिंग कि जहाँ हम टैक्स की तरह हम मतलब हमारे पास एक स्ट्रीम ऑफ इनकम है। यू हैव टू कंक्लूड द ट्रांजैक्शन। फाइनल सवाल बिफोर आई लेट यू गो सर, मार्केट्स में जबरदस्त तेजी है। लुक एट द नंबर ऑफ IPOs दैट हैव कम प्राइमरी मार्केट्स। ऑफ कोर्स अभी हमने सडनली वॉलेटिलिटी देखी, प्रॉबेबली बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस कंसर्न्स ग्लोबली, और शायद इंडिया पे उसका जो असर हो वो प्रीएम्प्ट करके मार्केट थोड़ा रिएक्ट कर रहा है। बट बाय एंड लार्ज आई थिंक इंडिया के फंडामेंटल्स लोगों को दिख रहे हैं कि शायद स्ट्रॉन्ग है और मार्केट्स बहुत स्ट्रांगली होल्ड भी किया पिछले कुछ दिनों में। आपसे जानना चाहेंगे इस वक्त प्राइमरी मार्केट्स में जो एक्शन है, जिस तरह से रिस्पांस मिल रहा है, और अब आप अपने LIC IPO की भी बात जो कर रहे हैं वो आएगा, तो यू थिंक टाइमिंग इज़ गुड? एंड आपको क्या कहना है मार्केट्स को लेकर, बिकॉज ऑब्वियसली दैट्स एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ योर स्ट्रीम ऑफ वर्क सर। मार्केट्स अनप्रेडिक्टेबल हैं हमेशा। मार्केट्स बहुत सारे फैक्टर्स से इन्फ्लुएंस होती हैं, इंटरनेशनल, नेशनल। तो मार्केट्स को प्रेडिक्ट करना या उसके बारे में कोई भविष्यवाणी करना तो कठिन है। लेकिन ब्रॉडली दृष्टि से भारत की इकोनॉमिक रिकवरी को देखते हुए, भारत के रिफॉर्म्स को देखते हुए, भारत में जो FDI आ रही है या और चीज़ों से कैपिटल जो आ रही है उनको देखते हुए, भारत में डोमेस्टिक कैपिटल, डोमेस्टिक लोगों को देखते हुए, और एक जो जनरेशन ऑफ पॉपुलेशन है, इतने डीमैट अकाउंट हुए हैं, उनका इंटरेस्ट देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि एक भारत एक अट्रैक्टिव इमर्जिंग मार्केट है और कई सालों तक ये रहेगी। और मुझे लग रहा है कि इस दशक में, इस दशंधि में जो 2020 से 30 तक भारत एक फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी के रूप में उभरेगी।
बिल्कुल सर, उम्मीद है और आशा भी करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, हमें समय देने के लिए। थैंक यू वेरी मच सर।